पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी को अपन स्टार्ट करें उससे पहले अपन जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो क्लीमेट्स की जो थ्योरी थी क्लीमेट्स की, उसी के संदर्भ में अपन बात करते हैं। और वो ये है कि इन्होंने कई टर्म्स दी अपने मोनोक्लाइमैक्स को जो है बनाए रखने के लिए, और वो टर्म्स में से एक और थी प्री क्लाइमैक्स। इस टर्म का उपयोग ऐसी कम्युनिटी के बारे में बताने के लिए किया गया जिसके जीव एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद वाले क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स जीवों से कुछ लोअर लेवल के होते थे। मींस एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी मान लीजिए एस्टेब्लिश होने वाली है, तो उससे जस्ट नीचे की, उससे जस्ट लोअर का जो कम्युनिटी है उसको उन्होंने जो है प्री क्लाइमैक्स नाम दे दिया, जो कि मतलब ड्राई कंडीशंस में या शुष्क वातावरण में रहने के लिए तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी अनुकूलित थी और वो इस तरह की कंडीशंस में रह सकती थी, तो उसको उन्होंने नाम दिया प्री क्लाइमैक्स। तो ये पॉइंट लिख रखा है, ये क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स की तुलना में शुष्क वातावरण में विकसित होते हैं। और प्री क्लाइमैक्स, उसके बाद आया क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स के ऊपर आता है पोस्ट क्लाइमैक्स। ये भी एक ऐसी प्रावस्था है जो क्लाइमैक्स से भी थोड़ी ऊपर की है, यानी कि और अधिक मॉइस्चर और अधिक लोअर टेम्परेचर पे सस्टेन कर सकने वाली, जीवित बची रह सकने वाली कम्युनिटी है, जिसको क्लीमेट्स ने नाम दिया पोस्ट क्लाइमैक्स कम्युनिटी, है ना। तो ये प्री क्लाइमैक्स और पोस्ट क्लाइमैक्स जो टर्म्स हैं, ये क्लीमेट्स ने अपने जो मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी है उसको सही ठहराने के लिए उसमें ये पॉइंट बाद में ऐड किए हैं, है ना। अब इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए जो टेंसले थे 1935 में उन्होंने ये थ्योरी दी, जिसको अपन ने थोड़ी देर पहले नाम लिया था पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी। पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी के अनुसार ऐसा बड़ा क्षेत्र तलाशना बड़ा मुश्किल होता है जिसमें हमेशा एक सी सिचुएशन लंबी, जो कह सकते हैं ना, बड़े क्षेत्र में वो बनी रहे। इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। इसको दूसरे शब्दों में अपन ऐसे कहें कि हर क्षेत्र की अपनी अलग टोपोग्राफी होती है, अलग जो है वो वहां की जो क्या कह सकते हैं ना परिस्थितियां होती हैं, जिसमें पोषक पदार्थ, टेम्परेचर, मॉइस्चर और इस तरह के फैक्टर्स जो है वो वहां के लोकल अलग होते हैं। इसको अपन ने माइक्रो क्लाइमेट भी कह दिया। तो ऐसे में ऐसा कम्युनिटी तलाशना बड़ा मुश्किल होता है जिसमें हमेशा एक सी वेजिटेशन उपस्थित हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएशन देखने को मिल जाएगा अपने को। तो इस थ्योरी के अनुसार क्लाइमेक्स स्टेज क्लाइमेट से नियंत्रित न रहकर, ये खास पॉइंट यही है, क्लाइमेट से नियंत्रित न रहकर किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर से नियंत्रित रह सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सॉइल, टेम्परेचर या दूसरा कोई बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर। तो इसी स्टेबलाइजिंग फैक्टर के अनुसार, मान लीजिए एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्लाइमेट था, मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी के अनुसार तो सिर्फ एक ही चीज है क्लाइमेट। पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी के अनुसार क्लाइमेट के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर क्लाइमैक्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब उसी आधार पर इनका नामकरण कर दिया जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी का। जैसे मान लीजिए एक कम्युनिटी ऐसे परिस्थितियों में इवॉल्व हुई जो कि ड्राई कंडीशंस थी, डेजर्ट कंडीशन थी, मिट्टी बड़ी अजीब सी थी, खराब सी थी, तो सॉइल के कारण से वो क्लाइमैक्स निर्मित हुआ, तो वो कहलाएगा एडेफिक क्लाइमैक्स, है ना। इसी प्रकार से जैविक कारण को या जैविक डिस्टर्बेंसेस के कारण से अगर कोई क्लाइमैक्स विकसित होता है तो वो क्लाइमैक्स कहलाता है बायोटिक क्लाइमैक्स। तो ऐसे अलग अलग नाम रख दिए गए, क्लाइमैक्स किस जगह पे विकसित होता है उस आधार पे। इसी को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। क्लाइमैक्स के अन्य प्रकार जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमैक्स, यानी कि मनुष्य के द्वारा जो एनवायरमेंटल चेंजेस प्रेरित किए गए हैं उन परिस्थितियों में निर्मित क्लाइमैक्स वो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमैक्स। इसी प्रकार जो ग्रेजिंग क्लाइमैक्स है, इस प्रकार के क्लाइमैक्सेस को कहते हैं जहां पे पशुओं द्वारा निर्मित घास के मैदानों की चराई की जाती है और वहां पे फिर वेजिटेशन जो होती है वो चेंज होती है, उसके कारण से जो निर्मित क्लाइमैक्स है वो कहलाएगा ग्रेजिंग क्लाइमेट। टोपोग्राफिकल चेंजेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन, जैसे कि माउंटेन्स का विकसित होना, हिल्स का विकसित होना, इस प्रकार के और भी उतार चढ़ाव का विकसित होना, उन परिस्थितियों में जो विकसित क्लाइमैक्स होता है वो कहलाता है टोपोग्राफिक क्लाइमैक्स। और सिमिलरली फायर क्लाइमैक्स, अर्थात लगातार होने वाले जो फायर इंसिडेंसेस हैं उनके कारण से जो क्लाइमैक्स डेवलप होता है दैट इज फायर क्लाइमैक्स। तो ये क्लाइमैक्स जो है वो उनके किस कारण से उनका निर्माण प्रेरित हुआ है उस आधार पर इनका नामकरण किया गया है। पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी उसका
जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो कुछ इसी प्रकार से है कि जिस कारण से वो प्रेरित हुए हैं उसी आधार पर उनका नाम रख दिया गया है। इसी सिलसिले में जो थर्ड थ्योरी है वो है क्लाइमैक्स पैटर्न थ्योरी। पैटर्न होता है पर्टिकुलर डिजाइन को कहते हैं अपन। क्लाइमैक्स पैटर्न थ्योरी ये प्रतिपादित की थी आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 1953 में। कम्युनिटी ग्रेडियंट एनालिसिस जब अपन करते हैं, कम्युनिटी ग्रेडियंट एनालिसिस का अर्थ होता है कि बड़े क्षेत्रफल में अपन जो भी वेजिटेशन है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं नियमित लगातार सतत। मींस एक बड़ा क्षेत्रफल, मान लीजिए कि ये बड़ा क्षेत्रफल है, इसमें यहाँ पे किसी एक प्रकार की वेजिटेशन थी, यहाँ पे दूसरे प्रकार की वेजिटेशन थी, यहाँ पे तीसरे प्रकार की वेजिटेशन थी, तो ये ग्रेडियंट बन गया यहाँ पर। ये क्लाइमेट ग्रेडियंट एनालिसिस के आधार पर किसी भी स्थान विशेष में जो विकसित कम्युनिटीज होती है ना, वो वहां के लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर द्वारा प्रभावित रहती हैं। लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर द्वारा प्रभावित होती है। मींस यहाँ का एनवायरमेंटल फैक्टर इस थ्योरी के अनुसार अलग होगा, इस स्थान का एनवायरमेंटल फैक्टर इस थ्योरी के अनुसार अलग होगा, इस स्थान का एनवायरमेंटल फैक्टर इस थ्योरी के अनुसार अलग होगा। तो इन परिस्थितियों में जो वेजिटेशन होती है वो बेसिक यूनिट्स में डिवाइडेड नहीं रह पाती, बल्कि कंटिन्यूटी में होती है, सततता के साथ होती है। और वास्तव में डिफरेंट क्लाइमेक्स टाइप्स जो एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के साथ ये समानांतर रूप से ये पैरेलली डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं कि साहब पहले ये डेवलप हो गया, फिर ये डेवलप हुआ, फिर ये डेवलप हुआ। ये थ्योरी ये कहती है कि ये तीनों तरह के जो क्लाइमेक्सेस हैं, ये तीनों क्लाइमेक्स हैं। यहाँ पे क्लाइमेक्स का विकसित होना, इस स्थान पे क्लाइमेक्स का विकसित होना और ये तीसरे स्थान पे क्लाइमेक्स का विकसित होना, ये कैसा होता है? ये क्रमबद्ध होता है और समानांतर होता है, यानी कि पैरेलली डेवलप होता है। समानांतर रूप से ये क्लाइमेक्स डेवलप होते हैं। एक पैटर्न बन गया है वेजिटेशन का। इसी कारण से इस थ्योरी का नाम रखा क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार केवल एक बड़ी कम्युनिटी में जो चेंजेस आते हैं वो किसी एक कारण से न आके, एक कारण मतलब केवल क्लाइमेट के कारण से न आके, ये परिवर्तन जो होते हैं वो सॉइल में डिफरेंसेस, स्लोप में डिफरेंसेस और अन्य हैबिटेट जो चेंजेस होते हैं उन डिफरेंसेस के कारण जो है वो ये नए नए क्लाइमेट्स जो है क्लाइमेट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न बन गया। इसी पैटर्न के विकसित होने के कारण ये कम्युनिटी ये कहलाती है क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी। ठीक है, इसी यूनिट में टॉपिक दिया गया है बैरियर्स इन सक्सेशन करके, उसको अपन देखते हैं। देखिए, सक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक कारणों से और मनुष्य द्वारा जनित कारणों से दोनों से प्रभावित हो सकती है। प्राकृतिक कारण तो इतने हैं कि अपन उनको लिखते चले जाएं तो भी वो पूरे नहीं होंगे, है ना। हर कारण सक्सेशन में जो है फिट बैठ जाता है। जैसे कि अपन बात करें सॉइल में पानी की उपलब्धता, सॉइल की पीएच, सॉइल के अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा। अगर अपन एयर की बात करें तो एयर के अंदर उपस्थित जो प्रदूषक गैसें हैं वो, है ना, सनलाइट जो होती है उसकी मात्रा, ये सारे के सारे जिनको अपन लिमिटिंग फैक्टर्स की श्रेणी में डाल सकते हैं, सीमाकारी कारक की श्रेणी में डाल सकते हैं, वो सारे सक्सेशन में बाधक बन सकते हैं। ठीक है, तो उनकी तो अपन फिलहाल डिस्कस नहीं करने की पोजीशन में है। फिलहाल अपन देख रहे हैं ऐसे कारण जो मनुष्य द्वारा यानी कि मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक कारण है जो सक्सेशन में बैरियर बन सकते हैं, सक्सेशन की प्रक्रिया में बाधक बन सकते हैं। उनमें से एक है फायर, यानी कि आग की घटना। देखिए, फायर तो फॉरेस्ट के अंदर होना एक आम बात है, अगर प्राकृतिक रूप से लगती है तो कई बार लाभदायक भी होती है, लेकिन कई बार ऐसी एक्सीडेंटल फायर्स होते हैं जिसके अंदर मनुष्य का कहीं ना कहीं दखल रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर सीरोलॉजिकल कम्युनिटी है उसको पूरी को साफ कर देती है वो फायर, और उसका नतीजा ये होता है कि जो शेयर अभी चल रहा है उसके रिवर्स में आके वो पुराने वाले शेयर में वो कम्युनिटी आ जाती है। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसी प्रकार लंबरिंग का अर्थ था कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर एंड वुड। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जंगलों की कटाई कर दी, पेड़ों की कटाई कर दी। तो ऐसे में क्या होता है, वो बची कुची बिल्कुल एकदम कचरा टाइप की वेजिटेशन बच जाती है। काम के जितने भी ट्रीज थे, ऐसे ट्रीज बायोलॉजी की भाषा में जिनकी प्रोडक्टिविटी, जिनकी उत्पादकता अधिक थी, वो सारे ट्रीज वहां से गायब हो गए। तो नेचुरल है उस इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और वो बहुत ज्यादा यूटिलिटी का नहीं रहेगा और वो कम्युनिटी भी वहां से साफ हो जाएगी। तो सक्सेशन जो चल रहा था प्राकृतिक रूप से, उसको कहीं ना कहीं अपन ने जो है डिस्टर्ब कर दिया। इसी प्रकार ओवरग्रेजिंग
यानी कि जरूरत से ज्यादा किसी एक घास के मैदान की या श्रब्स की चरवाई, तो उससे भी क्या होता है, जो वेजिटेशन ग्रो कर रही होती है वो बेचारी कभी अपनी ओरिजिनल पीक पर पहुंच ही नहीं पाती, उससे पहले उसको चरवा के समाप्त कर दिया जाता है, तो वो सक्सेशन हो ही नहीं पाता कभी। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बाधा है जो कि मनुष्य पे दखल के कारण से सक्सेशन को रोक देती है। तो ग्रासलैंड या फॉरेस्ट लगातार उनका डीन्यूडेशन का मतलब है पत्तियों का साफ होना, जंगलों का साफ होना, वो चलता रहता है। ये तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो सक्सेशन को होने से रोकता है। इसी प्रकार जो फॉरेस्ट लैंड है उसका कॉमर्शियल यूज अपन ने किया, कॉलोनीज जो है वो डेवलप करवा दी, रोड्स बनवा दी वहां पे, और वहां पे क्या किया, आर्टिफिशियल कम्युनिटी को लाके बिठा दी। हरियाली तो वहां पे बढ़िया कर दी, तो हरियाली नहीं होगी तो लोग आके रहेंगे नहीं नई कॉलोनी, तो वहां पे बढ़िया बढ़िया पेड़ आर्टिफिशियली लगा देते हैं, तो वो नेचुरल चीज तो रहती नहीं, वो आर्टिफिशियल वेजिटेशन हो जाती है। आर्टिफिशियली घास लगा दी, आर्टिफिशियली वहां पे कुछ और जो खूबसूरत जिससे क्या कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो लाके लगा दिए, तो उससे नेचुरल चीज तो आ नहीं पाती। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सरल कृत्रिम कल्टीवेटेड स्पीशीज को ग्रो करवाया गया आर्टिफिशियली, जो केवल डिस्टर्ब साइट पर ही ग्रो कर सकती हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कभी भी आपको बिल्कुल जंगल में नहीं मिलेंगे, जंगल में तो नेचुरल वेजिटेशन ही मिलेगी। ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो घरों में या कॉलोनीज के अंदर ही या नए एरिया में, यानी कि जिसको अपन बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया, वहीं पे वो ज्यादा डेवलप मिलता है। तो ये अपने आप में सक्सेशन को अपन ने परिवर्तित कर दिया। तो ज्यादातर जो मैन मेड फैक्टर्स हैं वो सक्सेशन में अधिक बाधक साबित होते हैं। इसी को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन ने जो अभी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, फायर और ये सारा ग्रेजिंग, इनका जो परिणाम होता है इसको बड़े मतलब कह सकते हैं ना अपन नेगेटिव वे में अपन देखते हैं। उनमें से सॉइल पे होने वाला जो परिणाम है वो क्या है, एक तो सॉइल इरोजन हो जाता है, ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी जो होती है ना वो निकल जाती है, तो नेचुरल है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो सक्सेशन प्रभावित होने से आप रोक नहीं सकते। दूसरा ये कि जो इंसेक्ट पेस्ट होता है ना, जो हानिकारक कीट है, वो आ जाते हैं उस कम्युनिटी के अंदर, तो वो क्या है कि कभी भी कम्युनिटी को अपने चरम पर पहुंचने नहीं देते, उससे पहले उसका जो है वो नाश हो जाता है। सॉइल का इरोजन हो गया एक कारण जो कि कम्युनिटी को डेवलप नहीं होने देता। दूसरा हो गया इंसेक्ट पेस्ट का डेवलपमेंट, जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट रोकता है, और उससे सक्सेशन का जो पैटर्न होता है वही चेंज हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरी जो वजह है वो है मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जो मिनरल्स का दोहन किया माइनिंग एक्टिविटीज के द्वारा, उससे भी नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तो नेचुरल वेजिटेशन समाप्त होगी तो वहां पे आप सोच नहीं सकते कि फिर दोबारा कभी सक्सेशन होगा। एक बार माइनिंग एक्टिविटी चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे फिर नेचुरल प्रोसेस होना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है वहां पे। दूसरा क्या होता है कि उस हैबिटेट में जल की उपलब्धता होती है ना, वो भी कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो सक्सेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोम। बायोम जो होता है सक्सेशन के एक पर्टिकुलर शेयर, जिसको अपन हिंदी में क्रम बोलते हैं, में सदैव ऐसा माना जाता है कि कुछ ना कुछ जो प्रीसीडिंग कम्युनिटी है उसके सदस्य बचे रह जाते हैं। मीन्स जैसे एक शेयर गया उसकी जगह दूसरा शेयर आया और ये क्रम चला, तो ऐसे में क्या होगा कि जो पुराना वाला शेयर है उसके कुछ मेंबर्स वो है वो नए वाले शेयर में भी आगे ट्रांसमिट होते जाते हैं, और कई तो ऐसे होता है कि लास्ट तक उसमें बने रहते हैं, और प्रकृति में ऐसा होता है, इस चीज को अपन नकार नहीं सकते। तो नेक्स्ट शेयर में भी अस्तित्व में रहते हैं, और ये किस बात पर निर्भर करता है, उस हैबिटेट के लोकल कंडीशंस पर भी निर्भर करता है कि आने वाली कम्युनिटी है वो किस प्रकार की होगी। तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो एक सी ना होके वो डिफरेंट हो जाती है। लोकल कंडीशंस जो होती हैं वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसमें सब आ गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आ गई, और दूसरे जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी सारे आ गए। इस चीज को दो वैज्ञानिकों ने 1939 में क्लीमेंट्स और शेलफोर्ड ने समझाया। इन्होंने क्या बताया कि कम्युनिटीज जो होती है ना, उनका जो भौगोलिक वितरण है, उनका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में होता है ना, और उसको उन्होंने संज्ञा दे दी बायोम की।
तो भौगोलिक वितरण को डिस्क्राइब करने हेतु बायोम सिस्टम की इन्होंने जो व्याख्या की उसके अनुसार क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहां से स्टार्ट होता है कि बायोम क्या है कि यह एक भौगोलिक क्षेत्र की डिस्टिंक्ट यानी कि सुस्पष्ट क्लाइमेक्स लाइफ फॉर्म्स द्वारा निर्मित है। क्या है बायोम? एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र की डिस्टिंक्ट क्लाइमेक्स लाइफ फॉर्म द्वारा निर्मित कम्युनिटी है जो वहां का बायोम बना देती है। तो एक नई परिभाषा है बायोम किसे कहेंगे, ये उसका आंसर है। अब एक बायोम का आधार जो होता है इसमें उपस्थित प्लांट्स और एनिमल्स नॉन स्पीशीज ना होकर इसमें उपस्थित सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स खासतौर से ट्रीज, ग्रासेस और स्क्रब्स जो होते हैं उनके द्वारा होता है, जो इसके लैंडस्केप को एक स्पेशल कैरेक्टर प्रदान कर देता है कि यहाँ पे दिखने में कैसा होगा, अपीयरेंस में कैसा होगा, क्या इसमें घास ही घास दिखेगी, क्या इसमें झाड़ियां ही झाड़ियां दिखेंगी, क्या इसमें वृक्ष ही वृक्ष नजर आएंगे, या इस तरह से कोई है ना। तो ये उसका जो लुक है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसको एक स्पेशल लुक प्रदान कर देती है। जैसे अपन बता रहे डेजर्ट बायोम में क्या दिखेगा अपने को, रेत के अलावा कैक्टस, बबूल के पेड़, दूसरी झाड़ियां, ये डेजर्ट बायोम हो गए। इस तरह से होता है। तो बायोम को बायोटिक कम्युनिटी के रूप में देखा जाता है। इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों शामिल हैं, लेकिन नामकरण किस आधार पर होगा, इसमें पाए जाने वाले प्रमुख प्लांट्स के आधार पर होता है, खासतौर से ट्रीज, ग्रासेस और स्क्रब्स के आधार पर होता है। ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनको एक इंटरेक्टिंग यूनिट के रूप में देखा जाता है। बायोम को अपन कैसे देखते हैं, एक प्लांट और एनिमल की यूनिट है जो कि आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं या आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा होने से क्या होता है उस पर्टिकुलर बायोम का एक स्पेशल लुक हो जाता है, एक स्पेशल कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अब तो अपन कंटिन्यू करते हैं बायोम में उपस्थित जो सीरियल कम्युनिटीज होती हैं एक तो, और दूसरा क्या है क्लाइमेक्स कम्युनिटीज होती हैं। तो सीरियल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिलकर सामूहिक रूप से एक बायोम निर्मित कर देते हैं, यानी कि ये कम्युनिटीज का एक कॉम्प्लेक्स होता है बायोम, जो दो चीजों से निर्धारित होता है। एक तो होता है उस क्षेत्र का क्लाइमेट और उसकी अपनी डिस्टिंक्ट वेजिटेशन, वहां का लोकल जो क्लाइमेट होता है वो उसको प्रभावित करता है, और वहां की जो लोकल वेजिटेशन होती है, लोकल वनस्पति होती है, वो उस बायोम को प्रभावित करती है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो बायोम होता है वो एक कम्युनिटी से बड़ी यूनिट होती है। कम्युनिटी तुलनात्मक रूप से छोटा है, बायोम एक बड़े संदर्भ में, एक वास्ट कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द का उपयोग किया जाता है। और इकोलॉजिकल बेसिस पर पूरे विश्व भर में अलग अलग प्रकार के बायोम्स को जो है वो संज्ञा दी गई, जैसे डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बायोम्स हैं जो पृथ्वी पर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में उपस्थित हैं, और उनकी अपनी अलग पहचान है, अलग उनकी जो वेजिटेशन है, अलग अलग वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो ये कुछ एक बायोम्स के एग्जांपल है, ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, फॉरेस्ट बायोम इत्यादि। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, इसको अपन ने कंप्लीट किया है।